आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ में हूं मानक गुप्ता। जारी है न्यूज 24 और टुडेज चाणक्य का इलेक्शन एनालिसिस। और आप जानते हैं न्यूज 24 टुडेज चाणक्य जब भी कोई एनालिसिस लेकर आते हैं तब पूरा देश देखता और सुनता है। आज एक बार फिर जब बंगाल चुनाव खत्म हो रहा है, मतदान का आखिरी दौर खत्म हो रहा है, वोटिंग खत्म हो रही है, 6 बजे तक का वोटिंग का समय है, लेकिन जाहिर है जो लोग बूथ के अंदर चले जाते हैं उन्हें वोट डालने की इजाजत इलेक्शन कमीशन देता है। इसीलिए 15-20 मिनट, आधा घंटा और वोटिंग चलेगी। वोटिंग का टाइम वैसे खत्म हो गया, 6 बजे तक था, लेकिन हो सकता है 15-20 मिनट, आधा घंटा वोटिंग को बढ़ाया जाए, क्योंकि जो लोग बूथ के अंदर वोट देने घुस जाते हैं उन्हें वोटिंग देने की परमिशन दे दी जाती है। इसीलिए आखिरी वोट पड़ते ही आपको महा एग्जिट पोल दिखाएगा न्यूज 24। एग्जिट पोल क्या कह रहे हैं, किसकी सरकार बनने वाली है बंगाल में, तमिलनाडु में, असम में, केरल में, पुदुचेरी में, सब बताएंगे आपको न्यूज 24 और टुडेज चाणक्य का एनालिसिस भी दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले बंगाल से जो बड़ी खबर आ रही है वो ये कि आखिरी फेज की वोटिंग में शाम 5:30 बजे तक 76% वोट डाले गए हैं। 5:30 बजे तक का फिगर आ गया है। 76% वोटिंग हुई है, 76% मतदान हुआ है। यानी कि ऐसा लगता है जो शुरुआती दौर में मतदान हुआ था बिल्कुल उसी तरह की वोटिंग आखिरी दौर में भी देखने को मिल सकती है। थोड़ी बहुत कम रह सकती है, लेकिन कुल मिलाकर हर चुनाव की तरह बम्पर मतदान इस बार के इलेक्शन में भी बंगाल में देखने को मिला है। मेरे साथ तमाम मेहमान जुड़ गए हैं। बीजेपी से ट्यूहिन सिन्हा आ गए हैं, राधिका खेड़ा कांग्रेस से आ गई हैं, टीएमसी से जूही बिस्वास आ गई हैं, उनको भी आप देख सकते हैं। शांतनु गुप्ता को आप देख पाएंगे, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, और प्रोफेसर बद्री नारायण भी हैं। आप सभी का स्वागत है। ट्यूहिन, आपसे शुरू करूं, क्या है आपका दावा? ट्यूहिन, क्या रिपोर्ट आ रही है ग्राउंड से? जी, हम लोग पूरे बहुमत के साथ सरकार बनाने वाले हैं और हम लोग पूरे कॉन्फिडेंट हैं। इस बार भी दीदी के सरकार, ममता बनर्जी की सरकार बनने वाली है 2 तारीख को। और हम लोग को जो डेवलपमेंट हुआ है लास्ट 10 साल में, उसी डेवलपमेंट के ऊपर लोगों ने मतदान किए हैं। तो हम लोग पूरे कॉन्फिडेंट है अपनी सरकार बनाने में। अब मैंने सवाल तुहिन से किया था, वो जूही बोलने लगी तो मैं कंफ्यूज हो गया। मैंने कहा ये अचानक तुहिन की आवाज को क्या हुआ? ओके, तुहिन बोलिए। जूही तो कह रही है ममता बनर्जी की सरकार बनेगी, आपका क्या दावा है? देखिए, बंगाल में जैसा आप खुद बता रहे हैं, वोटिंग परसेंटेज निरंतर ज्यादा रहता है, लेकिन इस कोरोना काल में भी ये जो इतना बड़ा परसेंटेज है वो आमतौर पे तब होता है जब लोग परिवर्तन के लिए वोट करते हैं। और आज आप 76% बता रहे हैं, जो मेरे ख्याल से 80% तक जा सकता है जब वो फाइनल फिगर्स आएंगे। लेकिन नंदीग्राम में जो 85 से भी ऊपर प्रतिशत गया है, वो वहां का जो है एक रिजल्ट की ओर इशारा करता है। और वहां पर मेरे ख्याल से 44, कुल मिलाकर बंगाल में 44% के लगभग वोट हम अपेक्षा कर रहे हैं उसकी, और जिससे हमें कम से कम 180 सीटें आनी चाहिए। ओके, 44% वोट, 180 सीटें, ये बीजेपी का दावा है। कम से कम यानी 200 भी टच कर सकते हैं आप। जी, जहां तक असम का सवाल है, असम में जो हमारी सरकार का प्रदर्शन रहा है उसके बाद जो है कोई हालांकि कांग्रेस और AUDF, कांग्रेस को आज AUDF जैसे ही पार्टनर्स मिलते हैं तो उनके साथ वो चाहे जितना भी गठबंधन कर दे, जिससे कि जो माइनॉरिटी वोट्स हैं या जो अन्य वोट्स जो हमें नहीं आते थे ट्रेडिशनली, उनका विभाजन ना भी हो तो भी हम वहां पर पूरी तरह से सुरक्षित है। केरल में जो है हमारी शुरुआत अच्छी होगी, कितने वोट्स आएंगे, कितनी सीटें आएंगी वो मैं इस वक्त नहीं बता सकता हूं। पुडुचेरी में मिलीजुली सरकार हमारी बनेगी, और अपेक्षा यही है कि तमिलनाडु में भी AIADMK और हमारी सरकार जो है वो बनेगी। ओके, ऑल राइट। जूही, जवाब दीजिए, एक क्विक रिस्पॉन्स आपका, क्योंकि बीजेपी की तरफ से तुहिन कह रहे हैं कि 170 से 180 से 200 सीटें और 44% वोट बीजेपी लेगी। देखिए, मैं आपको पहले भी अभी बोली कि हम लोग पूरे कॉन्फिडेंट है, पूरे बहुमत के साथ। इस बार भी ममता बनर्जी दीदी गवर्नमेंट बनाने वाली है, हमारी सरकार बनने वाली है। 2 तारीख को आप सभी को एग्जिट पोल जो भी आंकड़े अभी दिखाएंगे हमें पता नहीं है, लेकिन 2 तारीख को तो रिपोर्ट सबके सामने आ जाएंगे। और अभी जो परिस्थिति बने हैं देश में, कोविड परिस्थिति, इसमें तू मैं करने वाली परिस्थिति नहीं है। इसलिए
मैं ज्यादा यहाँ पर बोलना नहीं चाहूंगी। बीजेपी के जो प्रवक्ता बोल रहे हो, अपने दावा कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों का जो ग्राउंड रिपोर्ट है, जो डेवलपमेंट, जो विकास के धारा, जो विकास के काम हुआ है बंगाल में 10 साल में, वो सभी के जीवन को प्रभावित किए हैं। तो इसमें कोई हम लोगों को कोई दो मत नहीं है कि यहाँ पर टीएमसी की गवर्नमेंट नहीं बनने वाली है या कोई कितनी सीटों का आपका दावा है? जी, वो तो एग्जिट पोल अभी कुछ भी दिखाएगा, लेकिन हम लोगों को अभी जब चुनाव खत्म होंगे, जो अभी आप बोल रहे थे 78% के करीब वोट पड़े हैं, लेकिन वो गांव के जो आप हिसाब दिखा रहे हैं, वो बीरभूम, मुर्शिदाबाद आप दिखा रहे हैं, मालदा के, जो उत्तर कोलकाता में, अभी नॉर्थ कोलकाता में जो चुनाव हो रहा है, उसमें 58% के पोलिंग हुए हैं। हाँ। और वो भी इतने बढ़ते कोविड की वजह से लोग घर से नहीं निकल पा रहे हैं। इतना ज्यादा फैल गया है कोविड बंगाल में, इतना ज्यादा हो रहा है कोलकाता में। इसीलिए आज चुनाव में जो मतदान अगर देखेंगे तो नॉर्थ कोलकाता का जो मतदान है वो बहुत कम है, 58% हुआ है सिर्फ। तो जो भी है, हम लोग बार बार तो ये चुनाव आयोग से भी हम लोगों ने रिक्वेस्ट किए थे कि जल्द से जल्द निपटाया जाए, 3 चरण को चुनाव एक साथ में कराया जाए, लेकिन चुनाव आयोग ने हमारी कोई भी बात नहीं सुनी। और जो अपोजिशन वाले हैं, बीजेपी ने भी ये दावा नहीं किया। वो लोग दावा कर रहे थे कि ज्यादा से ज्यादा चरण में चुनाव हो। तो आज जो परिस्थिति बंगाल में बनी है, एक क्विक रिस्पॉन्स टू इन, उसके बाद राधिका और बाकी मेहमानों के पास जा रहा हूं। सुकेश भी आ गए हैं स्टूडियो में। और आरोप बड़ा सीधा है आपके ऊपर। आरोप यह है कि आपने लोगों की जान खतरे में डाली है इतना लंबा चुनाव करा के। नहीं, आज जो जिन सीटों पर मतदान हुआ है, वहां जिस प्रकार का हिंसा देखा गया है, बॉम्ब की फैक्ट्री बना दी गई थी बंगाल को, तो उसमें जो है 8 फेजेस का इलेक्शन बड़ा जरूरी हो गया था। हाँ, इलेक्शन, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इलेक्शन कमीशन को जो एहतियात बाद में लिए गए वो शायद 10 दिन पहले लेने चाहिए थे, 2 हफ्ते पहले लेने चाहिए थे, लेकिन जो 8 फेज का मतदान था उसके पीछे कारण था, इन्होंने बंगाल को हिंसा और भ्रष्टाचार से तो जुड़ा नहीं है वो 8 फेज का पोल, लेकिन हिंसा का धरोहर बना दिया था। बॉम्ब की फैक्ट्रीज हर गलियों में मिल रही थी। आज जहां जरा सा ध्यान हटा इनका, आज जरा सा जो है, ओके, जुई 1 सेकंड, जुई 1 सेकंड। तो इन सवाल ये है, अगर मान लीजिए हिंसा की वजह से 8 फेज में आपने उसे सही कराना भी मतलब इलेक्शन कमीशन ने उसे कराना सही भी समझा, उसके बाद क्या किया? जब दूसरी लहर जोर पकड़ रही थी उसके बाद भी आपने कुछ नहीं किया, ये कहना चाह रही हैं जुई बिस्वास? ये मैं कल भी एक शो पे था और मैं पिछले 2 हफ्ते से कह रहा हूं कि ये देखिए, आप कई लोगों का ये विपक्षी दल ये मानते हैं कि इलेक्शन कमीशन हम चलाते हैं। इलेक्शन कमीशन एक ऑटोनॉमस बॉडी है। नहीं, सरकार की जिम्मेदारी थी। नहीं, कहा यह जा रहा है इलेक्शन कमीशन अगर ऑटोनॉमस है, मैं आपको ये जिम्मेदारी सरकार की है कि वो इलेक्शन कमीशन को बताता कि भाई देश में कोरोना की दूसरी लहर आ रही है, जोर पकड़ रही है। तथ्य मैं आपको याद दिलाता हूं, मानक जी, एक छोटा सा तथ्य याद दिलाता हूं। पिछले जुलाई में जब बिहार में चुनाव होने को थे, अक्टूबर नवंबर में, तो जब दोबारा से जो पहली बार ये चर्चा शुरू हो रही थी कि कोविड काल में कैसे चुनाव होगा, वहां हम ही ने ये प्रस्ताव रखा था कि केवल डिजिटल कैंपेन होगा, लेकिन सारे विपक्षी दल जो है एक साथ जुट गए थे कि नहीं, डिजिटल कैंपेन नहीं होना चाहिए। अगर मात्र केवल डिजिटल कैंपेन होता तो उसमें तो वैसे भी हमें ज्यादा फायदा है, ये तो सब जानते हैं, तो हम उसके लिए तैयार थे। लेकिन हो क्या रहा था कि ममता बनर्जी ऊपर से कह रही थी कि मैं प्रचार नहीं करूंगी, लेकिन जहां मीडिया का ध्यान हट रहा था, आप अभिषेक बनर्जी के रैलीज की फुटेज देखिए। राहुल गांधी 22 से 25 मार्च के बीच केरल में आप उनकी फुटेज देखिए, बिना किसी प्रिकॉशन। राधिका खेड़ा, केरल में इतना राधिका खेड़ा, जो जाहिर है कोरोना, मैं फिर से अपने दर्शकों के लिए बता दूं, देश में कोरोना की सुनामी आई हुई है। सुनामी, दूसरी लहर नहीं है, अब यह सुनामी बन चुकी है। और आज जबकि पश्चिम बंगाल में 8वें दौर का चुनाव खत्म हो रहा है, वोटिंग खत्म हो रही है, एग्जिट पोल का कवरेज करना जरूरी है, लेकिन इस बीच हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस समय जो हिंदुस्तान के लोग, पूरा देश कोरोना की इस सुनामी से जूझ रहा है, उस लड़ाई से हम अपनी नजरें ना हटाएं, और हम नहीं हटाएंगे। इसीलिए 4 बजे से, जब से हमने ये एग्जिट पोल का कवरेज शुरू किया है, तब से कोरोना हमारी इस बहस का एक अहम मुद्दा है। राधिका खेड़ा, बोलिए। राधिका, आपकी बारी है। आपका दावा, और क्या वाकई थोड़ा अजीब नहीं लग रहा है? मुझे तो लग रहा है इस महामारी के समय में भी एग्जिट पोल पर चर्चा कर रहे हैं, पर करना जरूरी है, मजबूरी है। मानक जी, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने ये बात बोली कि आपको अजीब लग रहा है। मैं कई चैनल पे बैठी हूँ और कई चैनल की डिबेट आज देख रही हूँ। कोई भी एंकर, कोई भी चैनल आके अपने चैनल पे ये नहीं बोल पाया है कि हमें इस समय कोरोना के बारे में चर्चा करनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब इसको बात को आगे लेकर जाते हैं। यहाँ पे बैठ के बहुत दावे किए जा रहे हैं कि हमें इतनी सीट मिलेगी, हमें उतनी सीट मिलेगी। काश
यहाँ पे दोनों पार्टी के प्रवक्ता आके ये दावे करते कि जो रोज 3,500 से ज्यादा देश में मौतें हो रही है वो एक भी मौत नहीं होगी। क्या वो यहाँ पे आके ये दावे कर सकते हैं कि जहां जहां उनकी सरकार है, और बल्कि भाजपा की सरकार पूरे देश में है, क्या सब प्रदेशों को बराबरी का हक उनका मिलेगा कोरोना से लड़ाई लड़ने के लिए? क्या हर प्रदेश में हर जगह हॉस्पिटल में बिस्तर होंगे, रेमडेसिविर मिलेगी, ऑक्सीजन की सप्लाई मिलेगी? काश इन बातों पे चर्चा हो रही होती और यही बड़े बड़े दावे किए जाते। और मैं मानती हूँ सभी राजनीतिक पार्टी, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी प्रदेश में हो, सबका ही ये दायित्व है इस समय की सिर्फ इसी बात पर चर्चा हो और इसी के दावे किए जाए और किसी बात पे नहीं, क्योंकि नजारा देश का बहुत गंभीर है। हम कहीं भी जाते हैं, लोग सड़कों पर है, हॉस्पिटल बेड नहीं मिल रहे हैं, मौतें हो रही है और हम सबके परिवारों में कहीं ना कोई कोरोना संक्रमित है या ऐसी मौत हुई है। कोई भी इस कहर से नहीं बचा है। और आपने जैसे कहा कि सुनामी की एक लहर है कोरोना की, यहाँ पे एक बात मैं कहना चाहूंगी मानस जी, कि सुनामी जब आया था तो हमारे देश को बाहर के देशों से मदद नहीं मांगनी पड़ी थी। आज हमें मांगनी पड़ रही है, इसमें कोई बुराई की बात नहीं है। हमें मांगनी पड़ रही है तो मांगनी चाहिए, लेकिन ये भी देखिए कि कितना बड़ा ट्रस्ट डेफिसिट है। कोई भी देश अगर काम कर रहा है या मदद कर रहा है या कोई भी हो, चाहे जहां से भी पैसा आ रहा है, चाहे कनाडा से आ रहा है जो 60 करोड़ भेज रहे हैं, न्यूजीलैंड से पैसा आ रहा है, वो सब रेड क्रॉस की तरफ से भेज रहे हैं, या कहीं आपको यूनिसेफ की तरफ से आ रहा है जो सुंदर पिचाई इंतजाम कर रहे हैं 135 करोड़ का। कोई भी पीएम केयर फंड या देश को डायरेक्टली पैसा नहीं दे रहा। इतना बड़ा ट्रस्ट डेफिसिट अगर बाहर के देशों में, क्योंकि और वो देश जहां पे प्रधानमंत्री जी ने सब कुछ फ्री में बेचा, बड़े अच्छे से भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि बिहार चुनाव में ये हुआ, हमने ये देखा, और उन्होंने ये भी कहा कि हम डिजिटली करना चाहते थे। चलिए किसी और पार्टी ने डिजिटली नहीं किया, आप पहले आगे आते, आप कर लेते डिजिटली। प्रधानमंत्री जी जाके कह रहे हैं कुछ दिन पहले, इतनी भीड़ मैंने कभी नहीं देखी। अरे कर लेते डिजिटली, इतना ही भीड़ देखने का शौक है? मुझे तो लगता है उनको भीड़ से ज्यादा लाशें देखने का शौक है, इसीलिए रोज इतनी मौतें हो रही हैं और वो भीड़ के बारे में खुशी मना रहे हैं। आप करते, मेक दैट एफर्ट, आप एक एग्जाम्पल सेट करते पूरे देश के लिए। हमने तो एक एग्जाम्पल सेट किया था, हमने तो कहा राहुल जी ने कि हम रैली अबॉर्ड नहीं करेंगे। आप आके करते और कहते कि मोदी जी तो जो कहते सब जगह चुनाव खत्म होने के बाद, सब जगह चुनाव खत्म होने के बाद, सारा प्रचार करने के बाद, तब जाकर कहा बंगाल में भी 5 चरण का चुनाव निकलने के बाद अब हम रैली नहीं करेंगे। तमिलनाडु में प्रचार कर लिया, केरल में प्रचार कर लिया, असम में प्रचार कर लिया, पुदुचेरी में प्रचार कर लिया, और बंगाल में भी राहुल गांधी ने कह दिया मैं नहीं करूंगा, पर अधीर रंजन चौधरी तो लगे हुए थे, टीएमसी की ममता बनर्जी लगी हुई थी। खैर नहीं, मैं उस बहस में नहीं पढ़ना चाह रहा, वो बहस अब पुरानी हो गई। आज क्या इलेक्शन के बारे में कोई दावा आप करेंगी राधिका? जो आपने कहा, आपकी भावनाओं की मैं इज्जत करता हूं, आपकी ओपिनियन पूरे देश ने सुनी है न्यूज़ 24 के जरिए। क्या चुनाव को लेकर भी कोई दावा करेंगी बंगाल में और बाकी जगह कितनी सीटें आ रही हैं? मैं कोई दावा नहीं करूंगी मानव जी, क्योंकि इस समय ना मेरी ऐसी स्थिति है ना किसी और की कि हम इस समय इन आंकड़ों को गिन सके। अभी बहुत भयावह समय है और सब बहुत परेशान है। और जनता ने सब देखा है, और इस बीच में चुनाव है। और आप देखिए उत्तर प्रदेश जहाँ पे अभी पंचायत के चुनाव हो रहे थे, वहां पे जैसे ही चुनाव खत्म होते हैं वैसे ही वहां पे लॉकडाउन की घोषणा कर दी जाती है। तो इसका मतलब ये जाहिर है कि सरकार के लिए चुनाव बहुत जरूरी है। आंकड़े बहुत जरूरी हैं। ओके, तुहिन सिन्हा भी जवाब देंगे, लेकिन मुझे फिलहाल एक ब्रेक लेना है। सुकेश भी स्टूडियो में आ गए, शांतनु गुहा भी मेरे साथ हैं और बद्री नारायण भी हैं। थोड़ी ही देर में, क्योंकि जैसे ही वोटिंग खत्म होगी आखिरी वोट पड़ेगा, न्यूज़ 24 टुडेज चाणक्य की इस खास कवरेज में महा एग्जिट पोल तो आएगा ही, साथ ही हमारे विश्लेषण में पहला आंकड़ा भी। ये जो चारों तरफ आप देख रहे हैं, हमारी तैयारी पूरी है। बस थोड़ी देर और, छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, फौरन लौट रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।